अब आते आते 2024 में आया है, तो आप ये सोचो, हम कह रहे हैं कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, हमारा रीर और नीर जो रियल एक्सचेंज रेट है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट, वो दोनों ही हमारे आंकड़े ही गलत चल रहे हैं। अनुच्छेद 39D है हमारा DPSP, जो कहता है समान काम के लिए समान वेतन। उसमें एक एक्सेप्शन है कि टेम्प्रेरी की सैलरी अलग होगी और परमानेंट पोस्ट की अलग होगी। अब टेम्प्रेरी में सरकार को कम देना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती किए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। अभी तक हम बात करते आए हैं हरियाणा चुनाव की, लेकिन चुनाव जो होते हैं वो मुद्दों पर होने चाहिए। और आज के दिन हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं से जुड़ा है और वो है रोजगार का। आज मेरे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर भूमिका शर्मा, जो शिक्षाविद हैं, सोनीपत की रहने वाली हैं, अवार्ड्स भी बहुत सारे जीते हैं। और मैं तो जिस क्षेत्र में इनको पाता हूँ, ये बढ़िया परफॉर्म करते हुए और एक से एक बढ़िया काम कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि युवाओं का मामला है और आप युवाओं से कई तरह से जुड़े हो, शिक्षा से जुड़े हो, उनको इंस्पायर करने के लिए जुड़े हो, और भी कई पहलू हैं आपके। तो आज के दिन जो युवाओं का मुद्दा है, टॉप जो मुद्दा है वो रोज़गार का है। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, हरियाणा मांगे रोजगार। बेरोजगारी में हरियाणा का नाम बहुत ही खराब तरीके से लिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। आप इसको कैसे देखते हो? सर देखिए, मैं भी एक युवा हूँ और बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारे यहाँ परमानेंट वैकेंसीज जो डिक्लेयर होती हैं, चाहे वो ग्रुप ए की बात हो, बी सी डी किसी की भी हो, हर एक विभाग में ये सारे पद रिक्त पड़े हैं। उनको भरने का काम सरकारों का है। एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर्स भरे हुए, खचाखच भरे हुए हैं, हादसे भी हो रहे हैं। और दूसरा जो पहलू देखें कि जो कॉलेज एजुकेशन या विश्वविद्यालयों की बात देखें, या तो नॉन अटेंडिंग का कल्चर है या फिर सीट्स खाली रह जाती हैं। तो बेरोजगारी कैसे जुड़ी हुई है? जहाँ पर 100 पोस्ट आती हैं तो आई थिंक 1 से 5 लाख आवेदन पहुंचे हुए होते हैं। तो इस रेशो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना चरम पर बेरोजगारी है। दूसरा पहलू ये है कि स्किल पर जो काम होना चाहिए, 1975 में जो हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स थे, उन्होंने जो सिलेबस पढ़ा था, 80% सिलेबस आज भी वही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया सरकारों ने बनाया है या स्टेट कमीशंस ने बनाया, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जो पेपर आता है उसका पैटर्न, विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाला जो पेपर लेते हैं सब सिलेबस का, उसका पैटर्न, कई दिन रात का अंतर है। तो उसका कारण ये कि कोचिंग में जाना पड़ता है, अनावश्यक वित्तीय बोझ परिवारों पर पड़ता है, शहर में आकर रहना पड़ता है, तो वो खर्चा भी बढ़ रहा है। बेरोजगारी भत्ते से आज का युवा इतना सजग नहीं है कि वो ले सके, तो माँ बाप पर ही सारा का सारा बोझ है। दूसरा जो बिंदु आता है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ी कैसे, कई साल तक वैकेंसीज नहीं आ रही है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, मेरे खुद के विषय में अब 13 साल में HPSC ने वैकेंसी डिक्लेयर की है। इसके अलावा प्रसार भारती आकाशवाणी से हम जुड़े हैं। हालांकि ये केंद्र का मुद्दा है, चुनाव राज्य का है, लेकिन 2013 के बाद से अब तक प्रसार भारती ने भी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं की है। परमानेंट वैकेंसी, टेम्प्रेरीज आती हैं। अनुच्छेद 39D है हमारा DPSP, जो कहता है समान काम के लिए समान वेतन। उसमें एक एक्सेप्शन है कि टेम्प्रेरी की सैलरी अलग होगी और परमानेंट पोस्ट की अलग होगी। अब टेम्प्रेरी में सरकार को कम देना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती किए जा रहे हैं। सब हरियाणा में इस तरह का खेल काफ़ी समय से चल रहा है, जिसको कौशल रोजगार योजना का नाम दिया गया है। यानी कि आप जैसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, और उसके बाद उनको कौशल रोजगार के तहत MA इवन PhD को भी गार्डनर की नौकरी दी जाती है, पियोन की नौकरी दी जाती है। अब ऐसे में युवा पे क्या असर पड़ता, खास करके आप महिला भी हैं तो उनका दर्द भी जानती हैं। युवाओं पर पढ़ने लिखने के बाद, अपने परिवार पर वित्तीय बोझ डालने के बाद उनकी शादी की उम्र भी होती है, तो मतलब किस दौर से गुजर रहे हैं वो? सर देखिए, मैं महिलाओं की बात करूंगी। मेरे साथ जो पढ़ने वाली लड़कियां थी जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके साथ एक जो बहुत बड़ा जो ताना वो सुनती हैं ना, ये रोजगार ना मिलने के कारण या योग्यता अनुसार पद ना पाने के कारण, वो बहुत बड़ा ये है कि शादी करने के टाइम यूँ कहा था, माँ बाप ने, हमारी छोरी तो बहुत होशियार है, देख ली होशियारी, PhD कैंडिडेट भी है, LDC के बराबर के स्केल पे नौकरी कर रहा है। क्योंकि पैसे से तोलते हैं हम एजुकेशन की ग्रोथ से नहीं इंसान को तोलते हैं, हम पैसे से तोलते हैं। तो वो पैसा जब ससुराल में तनख्वाह लेकर आते, अगर वो ज़रा सी नज़र आती है ना, तो ससुराल वाले भी कहते हैं हमने तो न्यू देख कर ब्याह कराया था, हमने तो दहेज का भी लालच ना करा, हमने तो कुछ मांग गया भी को नहीं, लिया सब कुछ होता है। जबकि
ठीक है। तो महिलाओं पर ये बहुत खासा असर है जो अब 25 से 35 वर्ष की उम्र में है। सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केस, डोमेस्टिक वायलेंस और ताने सह सहकर जो ग्रोथ रुक रही है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की। जब हम विमेन इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो उन महिलाओं को एक घर में एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सेम पुरुषों के साथ है। डॉक्टर साहब, बल्कि जैसे पहले पशुओं के मेले भरते थे ना, आजकल बेरोजगारों के मेले भरते हैं। अभी हरियाणा में ये देखिए, जितने भी बेरोजगार थे रोहतक में इकट्ठे हुए, पहले वो नायाब सैनी के पास, जो हमारे एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं अभी, क्योंकि विधानसभा भंग हो चुकी है, और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस जो अभी मेन कंटेस्ट में, उनके घर ये चुनाव के दौरान कभी इधर कभी उधर, कभी चंडीगढ़ कभी दिल्ली, और ये वो बच्चे हैं जो दो दो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं या फिर इनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दी क्योंकि पेपर लीक हो गया। 2020 में सरकार ने कहा कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और एक ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, जितने भी युवा हैं सबको हम योग्यता अनुसार, उनकी मेरिट के अनुसार भर्ती करेंगे, जिसको नाम दिया गया CET। CET का एग्ज़ाम 2 लेवल पर हुआ, पहले प्री और फिर मेंस। और वो जो सिस्टम हुआ, कभी तो एक तो भर्ती थी, फॉर्म भरवाए गए, एक एक डेढ़ साल तक फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, फिर मेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर वो कैंसिल हो गया, कभी पेपर लीक हो गया। युवाओं का तो बेड़ा गर्क हो गया सर। बेड़ा गर्क किया गया है सुनियोजित तरीके से। आज टॉप डाउन अप्रोच हमारे देश में अपनाई जा रही है। केंद्र से योजनाएं बनती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, डाउन पे आती हैं, स्टेट उनको एक्ट करता है उनके ऊपर, लेकिन बॉटम अप अप्रोच नहीं देखी जा रही है कि आज धरातल की क्या रिक्वायरमेंट है। आज 15 साल पहले, 10 साल पहले जो मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, वो समस्या नहीं है। मैं एक यूथ हूँ, मेरी ये समस्या है कि मुझे कुछ भी अगर अपने जीवन में करना है तो मुझे पहला आसरा लोन की तरफ देखना पड़ेगा बैंक से लेने के लिए, चाहे वो होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, कुछ भी करना है। इवन आपने देखा होगा शादियों के लिए भी लोन लेने पड़ रहे हैं। तो वो जो लोन है, अब यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी वाली बात आती है, उस लोन का इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, और वो ज़्यादा होने का कारण ये है कि 2011 में जो सर्वे, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्वे आया था, वो अब 2024 में आया। वो मैं सर्वे अपना दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्वे वो होता है जिससे पता चलता है कि एक परिवार की आय कितनी है और उस आय के अनुसार भोजन पे कितना खर्च है, लग्जरी पे कितना खर्च है, वो घर पे कितना खर्च कर रहा है, वो सेक्शन बनते हैं। उस डेटा पे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट करती है, फिर RBI CRR के रूल देता है, फिर ब्याज के जो दर है वो निर्धारित की जाती हैं। तो 2011 का आंकड़ा, जो वो सर्वे 16 में होना था, डीमोनेटाइजेशन की वजह से दोबारा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 18 में कोशिश की गई तो GST आ गया कि हमारे जो आंकड़े आएंगे वो कंटेजियस आएंगे। अब आते आते 2024 में आया है। तो आप ये सोचो, हम कह रहे हैं कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, हमारा रीर और नीर, जो रियल एक्सचेंज रेट है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट, वो दोनों ही हमारे आंकड़े ही गलत चल रहे हैं। तो क्या सही मायने में आंकड़े कहाँ से आएंगे और कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आर्थिक विकास चक्र सही चल रहा है? हरियाणा में ट्रेंड है, कुछ ऐसे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियों की सेवा करते हैं, दरी बिछाते हैं और बैकडोर से एंट्री चाहते हैं। उनके पास डिग्री हो सकती है पर स्किल नहीं है और व्यवहार तक नहीं है उनके पास। लेकिन दूसरे युवा ऐसे हैं जो बढ़िया पढ़े लिखे हुए हैं, मेहनत करते हैं, जी तोड़ मन लगा करके काम करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। एक तरफ ये, दूसरी बार अभी जैसे चेंज ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार फिर बैकडोर से एंट्री मिलेंगी। अब ऐसे में युवा के पास ऑप्शन क्या करे, क्या पोस्ट जो डिक्लेयर होती हैं, चाहे वो कोई भी सरकारी पोस्ट है, मैं और आप इसी समाज में रहते हैं, रेट पहले आउट हो जाते हैं। वो तंत्र किसने विकसित किया है? उस तंत्र में कोई मुख्यमंत्री डायरेक्ट जाकर नहीं बैठता है, कोई कैबिनेट मंत्री डायरेक्ट जाकर नहीं बैठता। वो तंत्र मुझसे और आपसे बना है। उपाय क्या है? ठीक है, उपाय ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहली चीज़, ट्रांसपेरेंसी में हायरार्की होनी चाहिए। ये जो एडिशनल चार्जेस देने का जो कल्चर हरियाणा में नहीं पूरे भारत में डेवलप हो गया, एक एक अधिकारी के पास 5-5, 7-7 विभाग हैं, तो गुणवत्ता कम हो जाती है, वो देख नहीं पाता। उसका कारण शायद ये भी है कि जो ऑफिसर उनकी शीशी में फिट हो जाता है, उसी को बार बार जिम्मेदारी देते रहते हैं ताकि किसी नए ऑफिसर को लगाएंगे। ऐसे भी दिक्कत हो सकती है। आप ये सोचें, आज मैं हरियाणा की बात करूं तो जितने भी HCS ऑफिसर्स हैं, HCS ऑफिसर्स का अभाव है हरियाणा के अंदर, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो 10-12 से ज़्यादा नहीं आती हैं। क्यों? सरकार भर्तियां क्यों नहीं करती? जो युवा हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो इससे गुजर रहे होंगे, बिल्कुल गुजर, तो वो ऐसे में करे क्या उपाय? क्योंकि इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियां, 5 मेन राजनीतिक पार्टियां हैं,
कोई भी रोज़गार 2 लाख रोज़गार की बात की, लेकिन 2 लाख रोज़गार से होता क्या है? अगर मैं मान भी लूँ 2 लाख रोज़गार पार्टी या सरकार बनाने के बाद दे देंगी, बाकी कहाँ जाएंगे? दूसरा सवाल ये भी है, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही अल्टीमेट गोल है और वो सबको नहीं दी जा सकती? सर, सरकारी नौकरी अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता, लेकिन प्राइवेट नौकरी को क्यों नहीं चुनना चाहते? मैं फिर से उसी बात पर आऊँगी। हमारा एक्सप्लॉयटेशन। यस, हमारा संविधान का भाग 4 है, भाग 4 DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें अनुच्छेद 39D समान काम समान वेतन। अगर ये चीज़ यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू हो जाए तो फिर क्या सरकारी क्या प्राइवेट। लेकिन आपको लगता है कि डिग्री होना एक बात है, साथ में स्किल भी होना जो सर, आप एक बात बताइए कि एक कैंडिडेट ने 12th पास की है, उसको 12th पास लेवल का ज्ञान होगा, उस ज्ञान को काम से जोड़ना, उस प्रशिक्षण से जोड़ना, वो प्रोबेशनरी पीरियड का काम होता है। वो प्रोबेशनरी पीरियड ही नहीं मिलेगा तो वो स्किल कहाँ से नरिश होगी? एक तो ये जो सिचुएशन होगी कि सरकार या सिचुएशन माहौल उपलब्ध करवाएगा, लेकिन एक बात होती है कि जिनको करना होता है वो अपने लिए रास्ते बना लेते हैं, और जो शायद इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर के नहीं होते वो इंतज़ार करते हैं कि कुछ बदलाव होगा। सबसे पहला बदलाव तो खुद से आप ही देखिए कि आपने भी अपने अंदर कितने सारे बदलाव किए, कितने सारी चीज़ें खुद इनिशिएटिव करके, खुद रिसर्च करके, रात को जाग करके बिल्कुल किया है सर। तो वो अपने आप किया है। तो ये एक यूथ के लिए ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि वो खुद भी रास्ता, तो एक नदी भी अपना रास्ता खुद तलाशे, पत्थरों को फोड़ती है, ये सारा काम करती है, अपनी ऊर्जा लगाती है, लेकिन वो रास्ता जो बनाना एक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर उस रास्ते को बनाने में भी ऊर्जा यूथ ही लगाएगा तो हम फिर कहाँ चाइना, US, UK, ऑस्ट्रेलिया इनसे कम्पीट करेंगे? वो समय और ऊर्जा भी तो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर हमारी ये जो कन्वर्सेशन है और युवा इसको देखेगा तो वो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि वो राजनीति करने वाली पार्टियों को, नेताओं को फोर्स करेगा कि आप रियल इश्यूज़ के ऊपर ही चुनाव लड़ें और सिर्फ वही विधानसभा या लोकसभा जाएं जो वाकई में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जो कि आपने कहा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आज के दिन हम केवल हरियाणवी नहीं हैं, आज हम लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। हम ये कह दें कि ये सिर्फ हरियाणा का चुनाव है, नहीं, विदेशों में भी हरियाणवी रह रहे हैं, या पूरे देश की बात होती है तो लोकल से ग्लोबल। तो यहाँ पर इंटर स्टेट रिलेशंस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आज हम हरियाणा में हैं तो हम यूपी से, हिमाचल से या हम पंजाब से, किसी से भी हम टसल नहीं कर सकते। तो वो इंटर स्टेट रिलेशंस पुख्ता होंगे तो सरकारों को जो ये भुनी हुई राजनीति है ना, जो मुद्दे भुनाए जाते हैं, उससे निजात मिल जाएगी। अगर ये भुनाने वाले मुद्दे ना हो, सही मुद्दे सामने आ जाएंगे तो शायद, क्योंकि जिस चीज़ के रुक के मारते हैं ना वो चीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो जब रुक के ही ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों के मारे जाएंगे तो हम कहाँ यूँ सोचे कि यूथ की बात आएगी। जी, और विद दिस नोट मुझे तो आपसे इंटरव्यू करते वक्त ये लगा मैं किसी IAS ऑफिसर का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे यूथ स्पेशली जो हमारे इस एपिसोड को देखेंगे, ये आपके लिए ये डेडिकेट किया है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भी इसी तरह के प्रोग्राम, अभी तो चुनावी माहौल है और अलग तरह का कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह का मीनिंगफुल कंटेंट आपके लिए क्रिएट करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी युवा साथियों को, आप हिम्मत ना हारें, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, आपके पास अच्छा दिमाग है, आप ज़रूर सफल होंगे। इसी के साथ जय हिंद।